हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये हमारी पार्लियामेंट का फाइनल ये जो लास्ट लेक्चर है जहाँ पे हम बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बजटिंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से हमारे लेजिस्लेचर में या फिर हमारे पार्लियामेंट के अंदर में किस तरीके से बजट आपका जो है वो है ना पास होता है, पारित होता है, कौन कौन से उसके चरण होते हैं, कितने चरणों से होकर गुजरता है, कौन कौन से ग्रांट्स के बारे में डिमांड होती है, वहाँ पे किस तरीके से वोटिंग होती है। इन सभी चीज़ को आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ये आपका लेक्चर रहने वाला है फाइनल लेक्चर। ठीक है, जो आपका संसद का जो सेशन चल रहा था, संसद जो आपका भाग 5 के अंदर जो आपका सेकंड सेशन आता है, जहाँ पे हमने सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव को पढ़ा था, उसके बाद में हमने लेजिस्लेचर को पढ़ना शुरू कर दिया था जहाँ पे हमने लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में देखा पूरा। ठीक है, तो इसका आज लास्ट सेशन है, फिर हम जुडिशरी को शुरू कर देंगे और जुडिशरी आपके 3-4 लेक्चर चलेंगे, उसके बाद में आपके फाइनली जुडिशरी भी कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो भाग 5 है जो कि सबसे लेंथी भाग है आपके संविधान के अंदर, वो फाइनली फिर हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास रहने वाली है। क्लास को शुरू करने से पहले बता देती हूँ ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, आप इसको ज्वाइन करके मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो पर्सनली 1-on-1 ऑन द टेलीग्राम। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। फ्री पीडीएफ की डिमांड करते हैं बच्चे, तो वो जो पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कभी कभी मैं यहाँ पे कुछ है ना पीडीएफ के नोट्स यहाँ पे है ना अपलोड कर देती हूँ। कभी कभी कुछ काफ़ी सारी नई नई फ्री पीडीएफ जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाती है। कभी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, या फिर आपकी कोई भी एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। करंट अफेयर्स जो है उसके बारे में भी मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, तो सारी जानकारी, सारा अपडेट जो है वो मैं इसके थ्रू ही बच्चों को देती हूँ। कोई कहीं पे नई वैकेंसी आ रही है, ओपनिंग हो रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको सिंपली टाइप करना है टेलीग्राम के ऊपर हर्षिता मैम की पाठशाला, तो वहाँ पे आपको ऐसे मेरी फोटो दिख जाएगी, तो अब आप पहचान ही जाओगे कि ये मैम की फोटो है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का इंट्रोडक्शन था। तो हमारी क्लास जो है वो आज रहने वाली है बजट के ऊपर कि बजटरी कंट्रोल जो है वो किस तरीके से होता है लेजिस्लेचर का, यानी कि जो हमारे बजट को हम पारित करते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, जो प्रेजेंट होता है फिर पास होता है, वो किन किन चरणों से होकर गुजरता है और उस बजट के ऊपर क्या हमारी लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है। ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बजट प्रोसेस के बारे में, बजट के प्रक्रिया के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन इंडिया यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि भारत में केंद्रीय बजट जो है वो वित्त मंत्री के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपका जो बजट है उसको बनाता कौन है? बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। ठीक है, फिर क्या बोला है? बजट एम्बॉडीज द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। आपका जो एक पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो आपका पूरा वित्तीय वर्ष होता है, तो बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का प्रतीक होता है कि भाई भारत सरकार जो है इस पूरे साल में क्या खर्च करने वाली है, कहाँ कहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर्स करने वाली है, कहाँ से इसको रिवेन्यू होने वाला है, कहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री में क्या चीज़ होने वाली है, पूरे देश में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उन सब का जो पूरा एक एस्टिमेटेड आपका रिसिप्ट होती है वो आपके बजट होती है, यानी कि वो आपका है ना बजट कहलाता है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग बजट ऑफ द लोकसभा, यानी कि आपका जो संविधान के अनुच्छेद 112 है, 112 जो आपका अनुच्छेद है उसके अनुसार लोकसभा को बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है। लोकसभा के अंदर जो बजट आपका है ना पेश होता है वो कौन पेश करता है? राष्ट्रपति जो है उसकी रिकमेंडेशन पे ही, उसके एडवाइस पे ही उससे पहले पूछा जाता है और राष्ट्रपति कहते हैं कि हाँ भाई ये बजट जो है वो पेश होना चाहिए, तो उनके फिर है ना परमिशन के बाद में ही जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं फिर वो आपके बजट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर बोला कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल बाय द प्रेसिडेंट टू प्रिपेयर द बजट ऑल्सो कॉल्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पायलॉटेड थ्रू द पार्लियामेंट, यानी कि अनुच्छेद 77 जो आपका अनुच्छेद है उसका जो तीसरा भाग है उसके अनुसार है ना केंद्रीय वित्त मंत्री जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा उस बजट को तैयार करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है, जिससे वार्षिक वित्त जो आपका वितरण होता है कहा जाता है, यानी कि जो आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, वार्षिक वित्तीय वित्त है ना विवरण जो होता है वो उसको कहते हैं, और इसे संसद है ना और इसे संसद के माध्यम से पायलट किया जाता है, यानी कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो पहले अपनी परमिशन देते हैं कि बजट जो है वो आपका
है ना पेश होना चाहिए संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और फिर ये अपनी रिकमेंडेशन देने के बाद में, आपकी प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दे दी, इसके बाद में जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो आपके है ना वित्त मंत्री जो होते हैं, फिर वो पारित करते हैं आपकी संसद के अंदर, फिर वो पेश करते हैं आपकी संसद के अंदर आपका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है या फिर जो आपका बजट होता है उसको, ठीक है। तो ये मत सोचना कि बजट को पेश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर या वो आपके है ना केंद्रीय वित्त मंत्री की होती है, यानी कि आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की होती है। नहीं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को जिम्मेदारी सौंपते हैं राष्ट्रपति। अब वो राष्ट्रपति जो है वो किसी को भी ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। एक्चुअली इसका पूरा सिनेरियो क्या है, राष्ट्रपति जो है उनके पास में, उनके हाथों में ये जिम्मेदारी है कि आपको संसद के अंदर आपका जो है ना बजट है उसको पेश करना है, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति जो है ये अपनी जिम्मेदारी किसी और दूसरे मंत्री को भी दे सकते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम संसद के अंदर बिल को है ना या फिर बजट को पेश करोगे। तो आपका पहले जो रिकमेंडेशन जो है, पहली जो इन प्रायर परमिशन जो है वो तो राष्ट्रपति से ली जाती है, और फिर राष्ट्रपति जो है वो अगर परमिशन दे देते हैं तो फिर उनकी एडवाइस पे, उनकी परमिशन पे जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो है, आपके केंद्रीय वित्त मंत्री जो है, फिर वो पेश करते हैं संसद के अंदर बजट। तो ये वित्त मंत्री को ये शक्ति किसने दी है, राष्ट्रपति ने ही दी है कि मेरे बिहाफ पे तुम संसद के अंदर अपना जो बजट है उसको पेश करोगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वित्त मंत्री के हाथों में सारी जिम्मेदारी होती, नहीं, उनको जिम्मेदारी देने वाले आपके राष्ट्रपति हैं, तो असली जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, स्टेजेस, यानी कि बजट जो आपका पेश होता है उसके कितने चरण होते हैं। तो थोड़ा सा हम बजट को पहले उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं और फिर इसके 5 चरणों को देखेंगे। कुल 5 चरण होते हैं आपके, 5 स्टेजेस होते हैं, और उन 5 स्टेजेस में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या चीजें होती है, उनको समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हमको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जब आपके ब्रिटिशर्स आए थे, है ना, हमारे जो देश में जब आपके ब्रिटिशर्स आए थे, तो उस टाइम पे हमारा जो बजट है ना, वो बजट हमारा 2 हिस्सों के अंदर, 2 अलग अलग हिस्सों के अंदर पेश होता था, है ना, पेश होता था। एक तो था आपका जनरल बजट, एक था आपका रेलवे का बजट, ठीक है। अब जो आपके ब्रिटिशर्स थे उनके लिए जो ये रेलवे जो मंत्रालय है, जो ये रेलवे मिनिस्ट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि रेलवे से ही उनके सारे काम जो है, आयात निर्यात जो भी होता था, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, या फिर जितने भी काम है वो उनके रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू ही हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके लिए रेलवे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक है ना साधन था, मीडियम था, ठीक है। तो इसलिए जो आपके ब्रिटिशर्स है उसके टाइम पे क्या होता था, एक तो आपका जनरल बजट जो है वो पास करते थे, उसको पेश करते थे, है ना। जनरल बजट में रेलवे को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें आती है वो सारी आपकी जनरल बजट में होती थी, और स्पेशल रेलवेज के लिए एक अलग से बजट जो है वो रखा जाता था, क्योंकि रेलवे मैंने बताया उनके लिए जो जितने बाकी सारे बजट इंपॉर्टेंट है उसके समान ही एक रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो ब्रिटिशर्स के लिए रेलवे जो है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस टाइम पे, ठीक है। तो रेलवेज के लिए अलग से बजट पारित होता था, अलग से बजट जो है वो बनता था, पेश होता था, और बाकी जितने भी जनरल चीजें हैं उसके लिए, यानी कि रेलवे को छोड़कर बाकी जितनी भी सारी आपकी चीजें आती है उसके लिए एक अलग से सामान्य बजट या फिर आपका जो जनरल बजट है वो पेश किया जाता था आपकी संसद के अंदर, ठीक है। तो ये आपको हिस्ट्री, इसकी बैकग्राउंड पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में फिर हमने क्या करा, जब हमने सारी जो बना काम काज है वो जब हमने हमारे हाथों में ले लिया, तो हमने फिर क्या किया, दोनों ही बजट को मर्ज करके एक सिंगल बजट जो है वो निकालना शुरू कर दिया। भाई हमारे लिए रेलवे भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम रेलवे और जनरल बजट दोनों अलग अलग नहीं निकालते हैं, दोनों का एक ही बजट जो है वो हम निकालते हैं। लेकिन पहले रेलवे और जनरल बजट 2 अलग अलग बजट हुआ करते थे। इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपका बजट है वो पहले आपका बजट जो है वो आपके फरवरी के महीने में लास्ट वर्किंग डे जो होता था फरवरी का, ठीक है, फरवरी का लास्ट वर्किंग डे जो होता था उस टाइम पे प्रेजेंट किया जाता था। अब लेकिन फरवरी का लास्ट वर्किंग डे पे अगर हम बजट को प्रेजेंट करते थे, फिर बजट के ऊपर सारी मीटिंग वगैरह होती थी, कमिटीज बैठती थी, अलग अलग समितियां बैठती थी, ठीक है। जो आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है जो हम पढ़ चुके हैं पार्लियामेंट्री कमेटी वाली क्लास के अंदर, तो वो आपकी समितियां बैठती थी, वो उसके ऊपर जांच पड़ताल करती थी, चेक करती थी, वोटिंग होता था, तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता था, ठीक है। तो जब तक आपका ये बजट पास होता, फिर जब है ना अलग अलग मिनिस्ट्री को उनके रुपए मिलते, तब तक थोड़ा सा लेट हो जाता था। तो फिर उनके पास में रुपए नहीं बचते थे, पैसे नहीं बचते थे आगे का कामकाज संभालने के लिए। तो फिर क्या हुआ आपके 2016 के अंदर, है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। बजट शुरू अभी हम करेंगे कि भाई किस किस तरीके से पेश होता था, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ 2016 के अंदर आपकी एक विवेक देबरॉय की आपकी एक कमेटी आई, और उस कमेटी ने क्या कहा कि अब से हम बजट को फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे पे ही प्रेजेंट करेंगे।
तो इसलिए अब से हमारा जो बजट है वो फरवरी के महीने में पहले वर्किंग डे जो होता है उस दिन को ही आपका बजट जो है वो पेश हो जाता है, ठीक है भाई, ताकि पहले वर्किंग डे पे ही अगर बजट आपका पेश हो गया तो जो आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तब तक हमारे पास में पैसे आ जाएंगे और फिर हम हमारा काम है ना, जो भी कामकाज है वो आपकी अलग अलग जो मिनिस्ट्रियां हैं वो आपके कामकाज को आगे कंटिन्यू कर पाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी पूरी हिस्ट्री थी कि भाई पहले तो बजट जो है वो आपका फरवरी महीने के लास्ट वर्किंग डे पे रखा जाता था और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती थी पैसों को लेकर। तो फिर विवेक देबरॉय की कमेटी आई थी 2016 के अंदर जिसने कहा कि भाई अब से बजट जो है वो आपका फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे नहीं होगा, फरवरी के महीने में ही होगा, परंतु पहले वर्किंग डे पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपकी 2016 के अंदर विवेक देबरॉय जी ने कही थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब से जो हमारा बजट है वो जनरल बजट और जो आपका रेलवे का बजट है दोनों एक ही बजट हमारे पेश होते हैं। साथ ही साथ अब जो हमारा बजट जो है वो आपके फरवरी के पहले वर्किंग डे पे ही आपके पार्लियामेंट के अंदर पेश होता है, ठीक है। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि बजट के चरण क्या क्या हैं और किन किन चरणों से होकर आपका बजट जो है वो गुजरता है, ठीक है। तो जो आपका जो है ना बजट है उसके कुल 5 स्टेजेस हैं, यानी कि बजट के 5 चरण जो है वो होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वित्तीय मंत्री जो है वो बजट को प्रस्तुत करते हैं आपकी संसद के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा है जनरल डिस्कशन यानी कि सामान्य चर्चा। भाई बजट अब आपका प्रेजेंट हुआ है, प्रस्तुत हुआ है आपकी पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर सामान्य चर्चा तो होगी ही होगी ना। भाई कौन से मंत्रालय को कितने रुपए देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, किसके लिए रुपए मांग रहे हैं, कहाँ पे ये रुपए लगाएंगे, ये सारी सामान्य चर्चा जो है फिर वो होती है आपकी। फिर तीसरा चरण आता है जहाँ पे वोटिंग होती है। वोटिंग यानी कि आपका मतदान होता है। अब मतदान क्या मतलब होता है? मतदान का मतलब है कि भाई अलग अलग मंत्रालय जो है वो अपने अपने लिए डिमांड तो कर लेते हैं, भाई मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए, मुझे इतने 1000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तो सब ठीक है, डिमांड तो कर लेंगे, लेकिन क्या उनकी डिमांड पूरी होती है, नहीं होती है? लोग मतलब जो आपकी संसद में बैठने वाले जो सदस्य हैं, क्या वो उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, उससे अग्री होते हैं, नहीं होते? ये पता कैसे चलता है? पार्लियामेंट में कुछ भी काम होता है वो वोटिंग के थ्रू ही पता चलता है, भाई कितने लोग सहमत है, कितने सहमत नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग मंत्रालय ने अपने लिए डिमांड करी रुपए की, अब उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग अगर उनके फेवर में चली जाती है तो इसका मतलब तो ठीक है भाई उस मंत्रालय को उतने रुपए दे दो, नहीं जाती है तो फिर उस पर वाद विवाद होता है, चर्चा होती है, ठीक है। तो ये आपका सारा सिस्टम जो है वो अगला तीसरा चरण आता है जहाँ पे वोटिंग जो है वो आपकी लोकसभा के अंदर होती है, मतदान जो है वो आपका लोकसभा के अंदर होता है। अब भाई मैंने ऐसा क्यों बोला कि लोकसभा के अंदर ही आपका मतदान होता है? सदन तो 2 है, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है। तो आपका याद रखना है जब भी बजट जो है वो आपका प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां पे जो भी आपकी डिस्कशन वगैरह होती है वो आपका कहाँ पे होता है? उसकी जो आपकी है ना मतदान होता है, जो आपका वोटिंग होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होती है, राज्यसभा में नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आपका चौथा चरण आता है जहाँ पे एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास होता है, और पांचवा चरण आता है जहाँ पे आपका फाइनल जो फाइनेंशियल बिल जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। यानी कि चौथा चरण है जहाँ पे विनियोग विधेयक का पारित होता है, यानी कि विनियोग विधेयक जो होता है उसको पारित करते हैं, और पांचवें चरण में वित्त बिल को पारित कर देते हैं, जो आपका है ना फाइनेंशियल बिल जो होता है, फाइनेंस बिल जो होता है उसको पास कर देते हैं। तो ये पांचों चरण से होकर आपका बजट जो है वो गुजरता है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, एक एक जो आपका स्टेजेस है उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले चरण में क्या बताया हुआ है? बजट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने जो दिनांक को फिक्स किया है, जिस डेट को फिक्स किया है, उसी दिन आपका बजट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रस्तुत होता है। तो हिंदी में क्या बोला है? पहले चरण है आपका जहाँ पे बजट की प्रस्तुति होती है आपकी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि को संसद को बजट पेश किया जाता है। जिस तिथि को राष्ट्रपति ने निर्धारित किया है उसी तिथि को आपका बजट जो है वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि इस बजट को प्रेजेंट करने की सारी जिम्मेदारी जो है, सारी पावर, सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के ही हाथों में है। तो उनके बिना परमिशन के, उनके बिना सुझाव के, बिना रिकमेंडेशन के कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर क्या बोला है? जनरली इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, अ मंथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट 92 years old practice of presenting budgeting has been changed now. Since 2017 budget is presented on the 1st February of the, यानी कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी। ये मैं आपको ऑलरेडी कहानी यहाँ पे बता चुकी हूँ पूरी। क्या बोला है? आमतौर पर इसे वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 1 महीने पहले फरवरी के अंतिम है ना कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता था। जो आपका फरवरी का है ना लास्ट वर्किंग डे होता था, यानी कि आपका जो अंतिम कार्य दिवस होता था फरवरी के अंदर, तब पहले हम इसको प्रेजेंट करते थे, ठीक है। और है ना फिर आगे क्या बोला है? लेकिन बजट पेश करने के लिए इस 92 साल पुरानी प्रथाओं को अब बदल दिया गया है। 2017 से बजट जो है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है,
है, यानी कि फरवरी के महीने में जो सबसे पहला वर्किंग डे होता है उस दिन बजट जो है वो अब आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो ये पुरानी प्रथा थी कि भाई बजट जो है वो आपका लास्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट होगा, अब वो हमने हटा दिया है। अब 2017 से क्यों भाई, क्योंकि 2016 में तो विवेक देबरॉय की कमेटी आई है ना, उन्होंने अपना ये सुझाव दिया कि भाई अब बजट जो है वो आपका 1 फरवरी को ही प्रेजेंट होगा, अब वो है ना लास्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर 2017 से ये हमने करना शुरू कर दिया कि अब आपका बजट जो है वो आपके फरवरी महीने के पहला जो आपका है ना वर्किंग डे होता है उस पे ही प्रेजेंट होता है, यानी कि 1 फरवरी को ही आपका बजट जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रस्तुत होता है आपकी संसद के अंदर। ठीक है, दूसरा स्टेज, ये आपका पहला स्टेज है जहाँ पे बजट को प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट कब करते हैं, पहले वर्किंग डे ऑफ फरवरी को। ठीक है, और डेट तो आपके प्रेसिडेंट जो है वही फाइनल करेंगे। वैसे तो पहला फरवरी है, 1 फरवरी है, अगर वर्किंग डे पे कुछ है ना अगर आगे पीछे हो जाता है तो फिर डेट जो है वो आपकी प्रेसिडेंट ही फाइनल करते हैं। ठीक है, अगला स्टेज क्या बोला है, दूसरा चरण क्या बोला है, दूसरा चरण है जहाँ पे जनरल डिस्कशन होता है बजट के ऊपर, यानी कि सामान्य चर्चा होती है आपके बजट के ऊपर दूसरे चरण के अंदर। ठीक है, दूसरे स्टेज पे। अब ये सामान्य चर्चा में क्या होता है, जनरल डिस्कशन ऑफ द बजट बिगेन अ फ्यू डेज आफ्टर इज प्रेजेंटेशन, इट टेक प्लेस इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड लास्टली यूजुअली फॉर 3 to 4 days। यानी कि बजट की जो सामान्य चर्चा है उसमें होता क्या है, बेसिकली बजट की सामान्य चर्चा इसकी प्रस्तुति के कुछ दिनों बाद शुरू हो जाती है। यह संसद के दोनों सदनों में होता है और आमतौर पर 3 से 4 दिनों तक रहती है। यानी कि आपका बजट एक बार प्रेजेंट हो गया तो बजट को प्रेजेंट होने के बाद में फिर क्या होता है, उस पर पूरी जो आपकी जनरल चर्चा जो है, सामान्य चर्चा जो है, जनरल डिस्कशन जो है वो पूरा उस बजट के ऊपर होता है। ठीक है, और ये जो डिस्कशन है वो आपका दोनों ही सदनों में होता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर ही। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टेज लोकसभा कैन डिस्कस द बजट एज अ होल और any question of the principle involved after this house are adjourned for about 3 to 4 weeks। यानी कि है ना मंच के दौरान लोकसभा बजट या संपूर्ण सिद्धांतों के किसी भी प्रश्न पर चर्चा कर सकती है, इसके बाद सदन को लगभग 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अभी आगे समझाती हूँ क्या बोलता है, पहले रीड कर लेती हूँ पूरा। ड्यूरिंग दिस गैप पीरियड 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो आपकी है डिस्कस इन डिटेल एंड डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड प्रेजेंट रिपोर्ट ऑन द सेम। दीज रिपोर्ट आर सबमिटेड टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन। यानी कि इस है ना अंतराल अवधि के दौरान संसद की 24 जो आपकी है ना विभागीय समितियां हैं वो जांच करती है और संबंधी मंत्रालयों के अनुदान की मांग पर विस्तार से चर्चा करती है और उसी पर रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों को विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है। अब क्या बोला है, आपका सेकंड चरण में होता क्या है, बेसिकली सबसे पहला चरण है जहाँ पे बजट जो है वो आपका प्रस्तुत हो गया है। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होगा, अब बजट जो है वो आपका लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होता है कि भाई ठीक है ये बजट जो है वो हमने प्रस्तुत करा है, यानी कि ये बजट जो है वो बेसिकली प्रस्तुत हुआ है आपकी संसद के अंदर। ठीक है, अब 3-4 दिन तक इनका डिस्कशन चलता है, इनकी विचार विमर्श जो है वो चलते हैं लोकसभा के राज्यसभा के। 3-4 दिनों के बाद में ही दोनों ही हाउस जो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। ठीक है, अब हाउस सस्पेंड हो गए तो फिर बजट के ऊपर काम कौन करेगा भाई, फिर बजट के ऊपर काम करती है आपकी जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो आपकी होती है। ठीक है, जो आपकी 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी मैंने आपको पढ़ाई थी ना, जब हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ी थी, जो हमने आपका जो संसद की जो आपकी समितियां होती है उसका जो हमने लेक्चर कवर किया था, वहां पे मैंने आपको काफी सारी समितियां पढ़ाई थी। उनमें से एक आती है आपकी विभागीय समिति, है ना, यानी कि आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। मैंने उसमें बताया था कि 24 कमेटियां होती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है और वो आपकी बेसिकली बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए ही बनाई गई है कि भाई बजट जब आपका है ना प्रस्तुत होगा संसद के अंदर तो बजट में कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी डिमांड कर रही है, कितने रुपए मांग रही है, किस चीज के लिए मांग रही है, वो सारी चर्चा जो है वो सारा है ना डिस्कशन जो है, इंक्वायरी जो है वो कौन करता है, सारी जांच पड़ताल ये 24 जो आपकी विभागीय समितियां हैं, जो आपकी 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है वही करती है। ठीक है, तो एक बार लोकसभा राज्यसभा ने 3-4 दिनों तक डिस्कशन कर लिया बजट के ऊपर, फिर क्या होगा, आपकी जो लोकसभा राज्यसभा जो है वो स्थगित हो जाएगी, यानी कि सस्पेंड हो जाएगी। अब उनका कोई काम नहीं है, अब आप घर बैठो शांति से आराम का नाम जपो। ठीक है, अब 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है वो आपके रोल में आती है, 24 विभागीय समिति जो है अब वो रोल में आती है और वो क्या करती है, पूरा आपका जो बजट है उसको चेक करती है, कौन सी मिनिस्ट्री कितने रुपए मांग रही है, किस चीज के लिए रुपए मांग रही है, कहाँ पे रुपए लगाने वाली है, डिमांड जो है वो ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये
सारी जो आपकी डिस्कशन है फिर वो देखने का काम जो है वो आपकी 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे बार बार रिपीट करके बता रही हूँ कि आपको ये है ना स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेना कि जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है वो पूरा आपकी चर्चा करती है, पूरी इंक्वायरी करती है, पूरी जांच करती है आपकी बजट के ऊपर। क्योंकि ये सवाल पूछते हैं कि भाई बजट से जुड़ी हुई कौन सी समिति है, तो आपको पता होना चाहिए विभागीय समिति जो है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है वो बजट से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, अब जो आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है वो इन डिटेल में आपका पूरा देखती है भाई कौन कितने रुपए की डिमांड कर रहा है, एंड डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री एंड प्रेजेंट रिपोर्ट ऑन द सेम। ठीक है भाई, कौन कितनी डिमांड कर रहा है, फिर वोटिंग के लिए है ना, फिर वोटिंग आपकी होती है तीसरे चरण के अंदर, और फिर वो जो उनकी रिपोर्ट होती है वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और फिर उसको पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है, विभागीय समिति जो है, फिर वो बजट के ऊपर पूरी चर्चा करती है, फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाती है और फिर पार्लियामेंट के सामने उसको प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये सब आपका दूसरे चरण के अंदर होता है इतना सारा काम। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा चरण। तीसरा चरण क्या है, अनुदान की मांग पर मतदान, यानी कि वोटिंग ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट। अब यहाँ पे जो आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने देखा भाई कौन सी जो आपकी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय जो है वो कितने कितने रुपए की डिमांड कर रहा है। अब वो डिमांड ठीक है, उन्होंने बोला भाई हमको तो 1000 करोड़ रुपए दे दो, तो मांगने से थोड़े ना मिल जाएंगे, पहले उस पर वोटिंग होगी, उस पर पहले मतदान होगा, लोग क्या चाहते हैं, लोग उसको देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, उस पर पूरा चर्चा होगी। फिर आपको अगर लोगों को लगता है भी हाँ देना चाहिए तो दे देते हैं, नहीं लगता है कि भाई नहीं देना चाहिए तो फिर उसको मना करते हैं या फिर उसमें बदलाव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा खेल होता है फिर आपका वोटिंग का, यानी कि आपके मतदान का। तो अनुदान की मांग पर जो आपकी वोटिंग होती है वो आपकी एक ही सदन के अंदर होती है, जो कि आपका लोकसभा राज्यसभा में नहीं होती है। ठीक है, अब इस टाइम पे होता क्या है, टाइम फॉर डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट इज एलोकेटेड बाय द स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस, यानी कि अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान का समय स्पीकर द्वारा सदन के नेता के परामर्श से ही आवंटन किया जाता है। जो आपकी वोटिंग है वो कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, ये सारा जो आपका टाइम वगैरह है ना, टाइम है, डेट है, ये सब कौन डिसाइड करता है, आपके स्पीकर ही करते हैं। अब स्पीकर ही क्यों करते हैं, क्योंकि वोटिंग जो है सबसे पहले मतदान आपका लोकसभा में ही हो रहा है, तो लोकसभा के लीडर कौन है भाई, लोकसभा के लीडर तो स्पीकर ही है, तो वही तो डिसाइड करेंगे ना, तो इसलिए इस तरीके से स्पीकर जो है वो चीजों को डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, इंट्रोडक्शन एंड वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट इज कन्फाइंड ओनली टू द लोकसभा, यानी कि जो आपका अनुदान की मांग पर चर्चा जो है और मतदान जो है वो केवल लोकसभा तक ही सीमित है, यानी कि केवल लोकसभा में ही आपकी जितनी भी ग्रांट्स की डिमांड जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही होती है। ठीक है, फिर क्या बोला है, एमपीज डिस्कशन डिटेल ऑफ द बजट एंड कैन रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट यूजिंग अ मोशन कॉल्ड कट मोशन, यानी कि आपके संसद बजट के है ना, सांसद बजट के विवरण पर चर्चा करते हैं और डिटेल कट मोशन नामक गति का उपयोग करके अनुदान की किसी भी मांग को कम कर सकते हैं। अब तीसरे चरण में आपकी हुई वोटिंग। ठीक है, यहाँ पे वोटिंग हुई। अब वोटिंग के टाइम पे क्या होगा, आपको अगर ऑपोजिशन पार्टी को लगता है कि भाई ये जो डिमांड कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इस डिमांड में थोड़ी सी कटौती होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रुपए मांग रहे हैं, 500 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, 500 नहीं मिलने चाहिए, थोड़े से कम मिलने चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका जो अपोजिशन पार्टी है ना वो कट मोशंस लेकर आती है। ठीक है, मैंने आपको मोशन पढ़ाए थे इससे प्रीवियस क्लास में कि मोशंस क्या होते हैं बेसिकली, तो वही उसमें से आपका कट मोशन होता है जो कि ऑपोजिशन पार्टी ही लेकर आती है। ठीक है, और है ना ये बात है कि कट मोशन जो है वो क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी लेकर आ रही है तो वो कभी पास ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है भाई, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो उसको पास ही नहीं होने देती है तो पास कैसे होंगे, तो लेकिन फिर भी कट मोशन जो है, अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को लगता है कि भाई कोई मंत्रालय जो है वो जबरदस्ती की डिमांड कर रहा है या फिर अननेसेसरी रुपए की डिमांड कर रहा है तो उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, थोड़ी सी उसमें कटौती होनी चाहिए, इसके लिए वो लेकर आते हैं कट मोशन। अब उस कट मोशन में होता क्या है बेसिकली और कितने प्रकार के कट मोशन होते हैं, तो आपके 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से कट मोशन होते हैं, एक होता है पॉलिसी कट मोशन, एक होता है इकोनॉमी कट मोशन, एक होता है टोकन कट मोशन, यानी कि 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन और टोकन कट मोशन। हिंदी में भी यही बोलते हैं इनको, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। ठीक है, अब इनको एक एक समझ लेते हैं कि भाई ये कट मोशंस होते क्या हैं। पॉलिसी कट मोशन, अगर किसी मंत्रालय ने डिमांड करी कि भाई मेरे को इतने रुपए चाहिए, मैं ये पॉलिसी ये स्कीम जो है वो शुरू करने वाला हूँ या शुरू करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे इतने रुपए, इतने 1000 करोड़ या फिर इतने रुपए जो है वो मुझे चाहिए। अब अगर ऑपोजिशन को लगता है कि भी नहीं, इस पॉलिसी को नहीं आना चाहिए, इस पॉलिसी के लिए इतने रुपए जो है वो नहीं होने चाहिए, तो अगर वो चाहते हैं कि उस पॉलिसी में कुछ ना कुछ बदलाव हो तो फिर ऑपोजिशन पार्टी लेकर आती है पॉलिसी कट मोशन। ठीक है, एक आता है आपका इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन, इकोनॉमी आपका मनी से रिलेटेड है। अगर किसी मंत्रालय ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर ली, भाई मुझे तो 1000 करोड़
है ना आपका है ना रुपए चाहिए, मुझे तो है ना 500,000 करोड़ रुपए चाहिए, या फिर जितने भी उन्होंने है ना रुपए मांग लिए, तो आपकी अगर ऑपोजिशन पार्टी को लगा कि भाई जो मंत्रालय जिस चीज के लिए इतने रुपए की डिमांड कर रहा है वो चीज जो है वो वाजिब नहीं है, यानी कि वो सही नहीं है, उस चीज के लिए इतने रुपए जो है वो इनको नहीं मिलने चाहिए, तो अगर ऑपोजिशन पार्टी चाहती है कि वो जितने रुपए की डिमांड कर रहा है आपका मंत्रालय, वो अपनी डिमांड में थोड़ी सी कटौती करे, है ना, अपने रुपए में थोड़ी सी कटौती करे, तो वो होते हैं फिर है ना उसके लिए फिर लेकर आते हैं इकोनॉमी कट मोशन, ठीक है। और एक होता है आपका टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन क्या होता है? टोकन कट मोशन ना ही आपका पॉलिसी के लिए होता है, ना ही आपका किसी इकोनॉमी को कम करने के लिए होता है, यानी कि ना ही किसी रुपए को कम करने के लिए होता है, ना ही किसी पॉलिसी किसी स्कीम में बदलाव करने के लिए होता है। बेसिकली अगर कोई मंत्रालय किसी ऐसी चीज के लिए डिमांड कर रहा है, या फिर मंत्रालय किसी है ना बेफिजूल की चीज के लिए डिमांड कर रहा है, तो उस चीज को हटाने के लिए आपका टोकन कट मोशन जो है वो लाया जाता है। तो ये इस तरीके से आपके 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं, पॉलिसी, इकोनॉमी और टोकन कट मोशन, ठीक है। अब ये मोशन मैंने आपको नाम तो समझा दी यहाँ पे, भाई पॉलिसी कट मोशन पॉलिसी के लिए, इकोनॉमिक कट मोशन पैसे के लिए, टोकन कट मोशन किसी अन्य चीज के लिए, ठीक है। लेकिन आपका संसद में जब ये तीनों ही कट मोशन आपके है ना पारित होते हैं, या फिर आपका जब लगाया जाता है ये तीनों ही कट मोशन, तो वो ऐसे नहीं बोलते भाई मुझे तो पॉलिसी कट मोशन लेकर आना है, मुझे तो इकोनॉमिक कट मोशन लेकर आना है, मुझे तो टोकन कट मोशन लेकर आना है, नहीं, वो इस तरीके से नहीं बोलते हैं। वो इनको यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंबल दिया हुआ है, वो बोलते हैं भाई है ना रुपी कट बाय 1 रुपीज, यानी कि वो, या फिर वो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई है ना पॉलिसी कट बाय 1 रुपीज, या फिर इट कट बाय 100 रुपीज। वो इस तरीके से कुछ उनके सिंबल्स होते हैं अलग अलग कट मोशन को दिखाने के। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताया है नाम की पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी और टोकन कट मोशन 3 तरीके के कट मोशन होते हैं। लेकिन संसद में जब इन तीनों कट मोशन को लाया जाता है, या फिर किसी भी कट मोशन को लाया जाता है, तो वहां पे वो ये नाम से नहीं बोलते कि मुझे तो पॉलिसी, इकोनॉमी या टोकन कट मोशन लेकर आना है। उनके कुछ अलग सिंबल्स होते हैं, वो उससे इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, इज अ फॉर्मेलिटी एज सच मोशन आर ओनली मूव्ड एंड डिस्कस्ड बट नॉट पास्ड सिंस गवर्नमेंट एंजॉय मेजॉरिटी इन द हाउस। यानी कि जो मैंने अभी आपको समझाया वही बताया हुआ है कि महज एक औपचारिकता है, क्योंकि ये जो तीनों कट मोशन है ना, ये सिर्फ आपकी औपचारिकता है। क्यों? क्योंकि इस तरह की गतियों को केवल स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि केवल उस पर चर्चा ही की जाती है, लेकिन पारित नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार सदन में बहुमत जो है वो वाली होती है। तो अगर ऑपोजिशन पार्टी कट मोशन लेकर आ रही है, तो जो आपकी बहुमत वाली सरकार है वो उसको पास ही नहीं होने देती है, तो वो पास किस तरीके से होगा? तो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो सिर्फ अपना कट मोशन ला सकती है। अगर कट मोशन पास हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका भी यही मतलब है कि सरकार ने अपना बहुमत जो है वो खो दिया है, ठीक है। यानी कि अगर ऑपोजिशन पार्टी का कुछ भी चीज पास हो रही है, यानी कि जो बहुमत वाली सरकार है उससे लोग खुश नहीं हैं, तभी तो भाई ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ऑपोजिशन पार्टी का जो भी चीज होती है वो पास ही नहीं होने देते हैं, क्योंकि वहां पे सरकार जो है वो बहुमत की बैठी हुई होती है, ठीक है। और अगर ऑपोजिशन पार्टी का कुछ भी पास हो जाता है, तो इससे ये साफ साफ मतलब निकलता है कि जो आपकी बहुमत वाली सरकार है उसने अपना बहुमत जो है, मेजॉरिटी जो है वो ही खो दी है, ठीक है। तो ये सारा आपका चीजें होती है आपके तीसरी स्टेज के अंदर, जहाँ पे वोटिंग होती है, और वोटिंग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही होती है, ठीक है। अगला चौथा चरण आता है आपका, जहाँ पे पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि विनियोग विधेयक जो है वो आपका पारित होता है। इसमें क्या होता है? एप्रोप्रिएशन मीन्स सम ऑफ मनी एलोकेटेड ऑफिशियली फॉर अ पर्टिकुलर यूज। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। विनियोग का अर्थ है किसी विशेष उपयोग के लिए आधिकारिक रूप से आवंटन, जो धन की राशि होती है वो आपका विनियोग जो आपका है ना विधेयक होता है वो होता है। यानी कि एक बिल पास होता है, जो आपका आपका जो फाइनेंशियल बिल पास होगा, उससे पहले एक एप्रोप्रिएशन बिल जो है, एक विनियोग विधेयक जो है वो पास होता है। और फिर फाइनली 5वें चरण में आपका फाइनेंशियल बिल जो है, आपका वित्त विधेयक जो है वो पारित हो जाता है। इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड लाइक मनी बिल। मनी बिल जिस तरीके से पास होता है, उसी तरीके से आपका जो फाइनेंशियल बिल है वो भी उसी तरीके से पास होता है। फाइनेंस एक्ट लीगलाइज इनकम साइड ऑफ द बजट एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। यानी कि भारत सरकार के वित्तीय प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए वित्त विधेयक को पेश किया जाता है। अब जो भारत सरकार ने जो भी आपके बजट को डिमांड करी है, उसको उनको है ना एक है ना लीगलाइजेशन कैसे मिलेगा? पूरे फाइनेंशियल बिल को पास करके कि भाई ठीक है, जो तुम्हारी डिमांड थी, जो तुम्हारी ग्रांट्स थी, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और फिर फाइनेंशियल बिल को पास कर लेते हैं। उसके बाद में आपका जो बजट है वो आपका पास हो जाता है, ठीक है। और पास किस तरीके से होता है?
जिस तरीके से मनी बिल जो आपका पास होता है उसी तरीके से फाइनेंशियल बिल जो है वो भी उसी तरीके से पास होता है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं 5 चरण, जहाँ पे आपका बजट जो है वो इस तरीके से प्रस्तुत होता है और इस तरीके से पास होता है आपकी संसद के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से अगर किसी को कुछ डाउट है तो शुरू से है ना शॉर्ट में समझा देती हूँ। वैसे तो पूरा कुछ डिटेल में एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के समझा दिया है, पर फिर भी अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो थोड़ा सा आपको फिर से है ना मैं रिविजन करवा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो बजट है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देती हूँ आपको। पहला चरण क्या है, जहाँ पे बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि बजट जो है वो आपका प्रस्तुत होता है। हिस्ट्री क्या है आपको समझ में आ गई होगी भाई, पहले 2016 से पहले क्या क्या होता था। 17 से हम पहले वर्किंग डे ऑफ फरवरी को बजट जो है वो प्रेजेंट करते थे, फिर है ना करने लग गए। फिर आपका उससे पहले भी हिस्ट्री के अगर हम और आगे चले तो आपका ब्रिटिशर्स के टाइम पे 2 अलग अलग बजट जो है वो आपके पास होते थे, एक रेलवे का बजट और एक आपका जनरल बजट। लेकिन अब वो भी हमने बदल के दोनों एक ही तरीके के बजट के अंदर अब हम उसको पारित करते हैं। ठीक है, फिर आया आपका 5 चरण होते हैं बजट के, ये हमने पढ़ा। 5वें चरण में है ना, 5वें चरण में पहला चरण क्या बात करता है कि बजट जो है वो आपका प्रस्तुत हुआ है, यानी कि पहले चरण में बजट को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करते हैं आपकी है ना संसद के अंदर। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होता है, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होता है। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो आपके दूसरे चरण पे ही होता है, जहाँ पे पूरे बजट के ऊपर डिस्कशन होता है। डिस्कशन करता कौन है, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है वो पूरा इसके ऊपर डिस्कशन करती है। ठीक है, तीसरे चरण में क्या होता है, थर्ड स्टेज में इसके ऊपर वोटिंग यानी कि मतदान होता है। ठीक है भाई, जो जितनी ग्रांट की डिमांड कर रहे हैं, जो मंत्रालय जितने रुपए की डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड के लिए फिर वोटिंग होती है। और वोटिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है, आपकी लोकसभा के अंदर ही होती है, राज्यसभा में नहीं होती है। ठीक है, और वोटिंग के टाइम पे ऑपोजिशन पार्टी जो है वो कट मोशन भी ला सकती है। कितने कट मोशन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। ठीक है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कट मोशन जो है वो लाए जाते हैं, परंतु कट मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि सरकार जो है वो आपकी बहुमत वाली होती है। जो आपकी रूलिंग पार्टी जो है वो आपकी बहुमत की सरकार है, तो वो अपोजिशन का कुछ भी पास होने ही नहीं देती है। ठीक है, तो इस तरीके से कट मोशन जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, वो कभी पास ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और अगर कट मोशन पास हो जाते हैं तो इसका मतलब सरकार ने अपना बहुमत जो है वो खो दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। फोर्थ चरण जहाँ पे आपका एप्रोप्रिएशन बिल जो है, एक बिल जो आपका पास होता है, जो आपका फाइनल बिल जो होता है उसको पास होने से पहले आपका एक एप्रोप्रिएशन बिल आता है, तो वो आपका चौथे चरण के अंदर पारित होता है। और फाइनल जो आपका 5th स्टेज है, इसमें आपका जो फाइनेंशियल बिल जो है वो पास हो जाता है, यानी कि आपका जो फाइनल बिल जो है वो पारित हो जाता है। और इस 5 चरणों से होकर आपका बजट जो है वो गुजरता है। जो आपका फाइनेंशियल बिल जो है वो सेम उसी प्रक्रिया में पास होता है जिस तरीके से आपका मनी बिल पास होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके 5 चरण थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार शॉर्ट में मैंने यहाँ पे आपका रिविजन भी करवा दिया है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था भाई तीसरे चरण में आपकी वोटिंग होती है ना, यानी कि मतदान होता है, जो कि अलग अलग मंत्रालय अलग अलग ग्रांट की डिमांड करते हैं, भाई हमको इतने रुपए चाहिए, हमको उतने रुपए चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रांट जो है वो होती कौन कौन सी है या फिर कितने प्रकार की ग्रांट्स होती है, तो उन ग्रांट्स को देख लेते हैं। तो अदर ग्रांट जो है वो आपकी होती है इन एडिशन टू द बजट वेरियस अदर ग्रांट्स आर मेड बाय पार्लियामेंट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल सर्कमस्टांसेस। भाई जो आपकी संसद ने, जिस मिनिस्ट्री ने जितने रुपए की डिमांड करी वो तो है ही है, उसके अलावा भी कभी कभी आपकी कुछ है ना ऐसी परिस्थितियां आ जाती है संसद में जहाँ पे जो आपकी मंत्रालय जो है वो अलग अलग पैसों की डिमांड करने लगते हैं। तो वो अलग अलग जो आपकी पैसों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के टाइम पे, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के टाइम पे जो आपकी ग्रांट की डिमांड करते हैं, तो वो कितने प्रकार की ग्रांट होती है। ठीक है, जो नॉर्मल ग्रांट है वो तो ठीक है, उसके अलावा भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहाँ पे मंत्रालय को और किसी नई चीज के लिए रुपए की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग चीजों के लिए फिर वो डिमांड करते हैं कि भाई अब मेरे को इतने है ना, इस मंत्रालय के लिए भी इतने रुपए चाहिए, या फिर इस मंत्रालय ने डिमांड करा कि भाई मुझे इस नई चीज के लिए इतने रुपए चाहिए, तो वो उसके लिए भी फिर डिमांड करते हैं, उस पर भी फिर वोटिंग होती है और फिर उसको रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अब वो ग्रांट कितनी होती है या फिर कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आता है आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट, यानी कि आपका अनुपूरक अनुदान। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑथराइज्ड इन द ओरिजिनल बजट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर अ करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, सप्लीमेंट्री ग्रांट मेड बी है ना मे बी ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो आपके पार्लियामेंट ही देती है, भाई संसद ही देती है ना वोटिंग करके। लेकिन सप्लीमेंट्री ग्रांट होता क्या है आपका, अनुपूरक अनुदान होता क्या है, यदि चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए है ना मूल बजट में अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है, तब आपका अनुपूरक अनुदान जो है वो लगाया जाता है। यानी कि किसी मिनिस्ट्री ने अपने लिए है ना कुछ रुपए की डिमांड करी, वो रुपए जो है वो रुपए क्या हो गए, इनसफिशिएंट हो गए। इनसफिशिएंट बोले तो अपर्याप्त हो गए। ठीक है भाई, किसी भी मंत्रालय ने किसी चीज के लिए डिमांड करी थी पर वो रुपए जो है वो अपर्याप्त हो गए, कम पड़ गए, अब उनको ज्यादा रुपए चाहिए और रुपए चाहिए, तो उसके लिए वो कौन सा अनुदान लेकर आते हैं, अनुपूरक अनुदान, यानी कि उसको हम कहते हैं
सप्लीमेंट्री ग्रांट। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है इनसफिशिएंट, इसलिए मैंने यहाँ पे गोला भी लगाया है। जो आपका इनसफिशिएंट है यानी कि अपर्याप्त, अगर आपका कोई भी रुपए है ना आपके अपर्याप्त हो जाते हैं तो उसके लिए अनुपूरक अनुदान जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, एक आता है आपके पास में एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट क्या होता है? अतिरिक्त अनुदान। अब इसका क्या मतलब होता है भाई? इट इज द ग्रांट मेड बाय पार्लियामेंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विस नॉट है ना कंटेम्पलेटेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट ईयर, यानी कि ये न्यू सर्विस के लिए लगाया जाता है। एडिशनल ग्रांट जो है अतिरिक्त अनुदान क्या होता है? यह नई सेवा पर व्यय के लिए संसद द्वारा दिए गए अनुदान है जिस पर उस वित्तीय वर्ष विवरण में विचार नहीं हुआ था। जब आपका फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे जो आपका बजट जो है वो प्रेजेंट हुआ था उस टाइम पे है ना, उस टाइम पे आपका किसी मंत्रालय ने किसी चीज़ के लिए डिमांड करी थी, लेकिन अब उनको किसी नई चीज़ के लिए डिमांड चाहिए, किसी नई सेवा के लिए वो अब है ना क्या कर रहे हैं? अनुदान कर रहे हैं, डिमांड की है ना ग्रांट की डिमांड कर रहे हैं, अनुदान के लिए डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, वो सेवा जो कि नई है उस टाइम पे जब उन्होंने बजट है ना पारित हुआ था, बजट जब प्रेजेंट हुआ था तब उन्होंने उस चीज़ के लिए डिमांड नहीं करी थी। लेकिन अब भाई हो सकता है ना भाई, अगर मान लो पहले फरवरी की डेट में जब बजट है ना आपका प्रेजेंट हो रहा है पार्लियामेंट में, तब वो किसी नई चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं मंत्रालय। अब हो सकता है कि थोड़े समय बाद में कुछ ऐसी नई चीज़ है ना टेक्नोलॉजी जग जाए या फिर कुछ नया ऐसा कुछ हो जाए, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी ऐसी नई सेवा आ जाए जहाँ पे उनको उसके ऊपर खर्च करना ही पड़े, रुपए लगाने ही पड़े, तो उस नई सेवा के लिए रुपए जो वो मांगते हैं, जो वो डिमांड करते हैं, वो होता है आपका अतिरिक्त अनुदान यानी कि एडिशनल ग्रांट। नाम से देख लो एडिशनल है, किसी नई सर्विस के लिए। ठीक है, वो सर्विस जो कि उस बजट में नहीं लगाई गई थी, नई बाद में उसको जोड़ा गया है, तो उस नई सर्विस के लिए भी तो रुपए वो सरकार से मांगेंगे, जेब से थोड़ी ना देंगे, तो वो होता है आपका एडिशनल ग्रांट। तीसरी आती है आपकी एक्सेस ग्रांट। एक्सेस यानी कि अतिरिक्त अनुदान। अच्छा, ये इसका नाम जो है वो दोनों का सेम ही है, पर आपको इंग्लिश में याद रख लेना, एक होता है आपका एडिशनल ग्रांट जो कि नई सर्विस के लिए होता है, एक होता है आपका एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट क्या होता है? इट इज अ ग्रांट दैट इज ऑथराइज्ड इन द केस एग्जीक्यूटिव स्पेंड इन एक्सेस ऑफ the amount for that service granted in the budget. However, before the excess grant is given, it must be approved by the Public Account Committee who made its recommendation on the basis of CAG report. यानी कि एक्सेस ग्रांट जो है वो क्या होती है? यह एक अनुदान है जो उस स्थिति में अधिकृत किया जाता है जब कार्यकारी बजट में दी गई सेवा के लिए राशि से अधिक खर्च करता है। यानी कि आपको किसी मिनिस्ट्री ने किसी है ना एक सेवा के लिए कुछ 500 करोड़ रुपए मांगे थे। ठीक है, अब वो 500 करोड़ रुपए उन्होंने मांग तो लिए, परंतु उन्होंने जो वो रुपए का खर्च किया है ना, वो उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च कर लिया, तो ये भी उनको फिर वहां पे हिसाब देना पड़ता है। भाई बाद में कैग जो है वो रिपोर्ट को चेक करते हैं ना, हमने कैग को पढ़ा हुआ है, तो कैग क्या करेंगे? आपका जो है ना आपकी रिपोर्ट को चेक करेंगे, भाई ये मिनिस्ट्री ने कितने रुपए मांगे थे, कहाँ पे लगाए, ज्यादा कैसे लगा लिए, भाई तुमने तो 500 करोड़ ही मांगे थे, तो तुमने उससे ज्यादा रुपए कैसे लगा लिए, तो ये कैग जो है वो डिमांड करेगा, यानी कि कैग जो है वो उनकी फिर नंबर लेकर उनसे इंक्वायरी करेगा, भाई आपने इतने ज्यादा रुपए यहाँ पे कैसे खर्च करे। तो आपके जो भी मंत्रालय होते हैं वो पहले से ही क्या कर लेते हैं? एक्सेस ग्रांट को है ना मांग लेते हैं, एक्सेस ग्रांट की डिमांड कर लेते हैं। भाई मैंने इस मंत्रालय के लिए 500 करोड़ की डिमांड करी थी, परंतु कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो गया, तो उसके लिए भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा भाई इसमें मैंने 500 करोड़ से ज्यादा आपका जो है वो खर्च कर दिया है, तो ताकि आगे फिर जो कैग की रिपोर्ट जाएगी वो फिर उसमें बदलाव कर सके और उसमें बता सके भाई ठीक है पहले 500 करोड़ दिए थे परंतु अब जो है वो 100-200 करोड़ जो है वो और ज्यादा उन्होंने लगा लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है एक्सेस ग्रांट। ठीक है, एक आती है आपकी टोकन ग्रांट, एक होती है आपकी एक्सेप्शनल ग्रांट। टोकन ग्रांट क्या होती है? सांकेतिक अनुदान क्या होता है? टोकन ग्रांट होती है स्पेंडिंग मनी सैंक्शनड फॉर वन हेड ऑन अनदर हेड विद इन द सेम मिनिस्ट्री विद द परमिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज डन थ्रू अ टोकन ग्रांट, यानी कि इसको हम रीअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी भी कहते हैं। तो ये वर्ड जो है वो आपका एग्जाम में सवाल के अंदर पूछते हैं कि रीअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी जो है वो इन पांचों ग्रांट में से 5 प्रकार के अभी हम ग्रांट देखेंगे। ठीक है, तो पूछेंगे कि रीअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी जो है वो कौन सी ग्रांट से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका टोकन ग्रांट से जुड़ा हुआ है। अब ये टोकन ग्रांट क्या होती है? टोकन ग्रांट होती है कि सपोज मैंने किसी है ना मैं एक मंत्रालय हूँ, यानी कि एक मंत्रालय का मैं मिनिस्टर हूँ और मैंने क्या किया है इस मंत्रालय में किसी सेवा के लिए कुछ 500 करोड़ रुपए मैंने मांगे। ठीक है, पर वो जो सेवा है उस सेवा में वो 500 करोड़ रुपए लगे ही नहीं, 100-200 रुपए जो है 100-200 रुपए बोल रही हूँ 100-200 करोड़ रुपए जो है वो आपके कम खर्च हुए, यानी कि जितने मैंने डिमांड करे थे उतने रुपए जो है वो आपके खर्च नहीं हुए, थोड़े से कम रुपए जो है वो खर्च हुए, यानी कि मेरे पास में कुछ रुपए जो है जो सेवा के लिए रुपए मांगे थे वो सारे खर्च नहीं हुए, कुछ रुपए मेरे उस सेवा से बच गए हैं।
लेकिन अब मैं कोई नई सेवा जो है वो लगाना चाहती हूँ, उस नई सेवा में मैंने 500 करोड़ रुपए मांगे हैं, परंतु जो रुपए आपका खर्च हो रहे हैं, ठीक है, जो आपका प्रॉपर खर्चा निकल रहा है वो 500 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा निकल रहा है। तो अब मैं क्या सोचूंगी, भाई वो जो पुरानी वाली सेवा थी जिसके लिए मैंने रुपए 500 करोड़ मांगे थे, पर रुपए जो है वो 500 करोड़ पूरे नहीं लगे हैं, थोड़े से रुपए मेरे वहां से बच गए हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, जिस सेवा में ज्यादा रुपए लग रहे हैं वो सेवा में वो 500 करोड़ में से बचे हुए रुपए को ट्रांसफर कर दूंगी उस दूसरी सेवा के अंदर। तो जो आपका ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं टोकन ग्रांट। अभी ट्रांसफर भी ऐसे थोड़े ना, भाई हमारा छोटा सा घर चल रहा है, घर खर्च चल रहा है, तो ठीक है भाई मम्मी ने इस डिब्बे में से उठा के पैसे उस डिब्बे में ट्रांसफर कर दिए, ऐसे नहीं होता है। पूरा मंत्रालय है, पूरी आपकी कैग की रिपोर्ट वगैरह बनती है। अब 500 करोड़ रुपए मांगे हैं तो कैग की रिपोर्ट में वो 500 करोड़ रुपए ही गए हैं वहां पे, ठीक है। उसमें अगर वो देखेंगे भी 500 करोड़ रुपए मांगे तो सही है ना, लेकिन उन्होंने जो खर्चा किया है वो तो कम किया है, तो बाकी बचे हुए रुपए कहाँ हैं, लाओ दो हमको, ठीक है। तो वो ऐसे कैग उनसे डिमांड कर सकता है, कैग उनसे इंक्वायरी ले सकता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पहले से ही मंत्रालय जो है वो अपने टोकन ग्रांट की बात कर लेते हैं, भाई इस जो सेवा है इस सेवा में मेरे इतने रुपए मैंने डिमांड करी थी, पर इतने का खर्चा हो ही नहीं रहा है, कम खर्चा हो रहा है, लेकिन जो मैं नई सेवा लगाना चाहता हूं उस सेवा में जितनी मैंने डिमांड करी थी उससे ज्यादा का खर्चा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस सेवा से, इस जो दूसरी सेवा है जहां पे नया खर्चा जो है वो आपका ज्यादा लग रहा है, उस सेवा में बचे हुए पैसे जो है वो मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो उसके लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, संसद की पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है भाई इतने करोड़ यहाँ पे बच रहे थे उसको मैं दूसरी सेवा के अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ क्योंकि वहां पे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो फिर कैग की रिपोर्ट के अंदर वो सारा बदलाव होगा, अभी पहले 500 करोड़ मांगे थे पर उतने नहीं लग रहे हैं, उसमें से आधे रुपए लग रहे हैं, तो आधे बचे हुए वो दूसरी सेवा के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये सारी कहानी कैग को भी समझानी पड़ती है फिर वहां पे जाकर, ठीक है। इसलिए वो आपका जो ग्रांट होता है वो आपका टोकन ग्रांट होता है, इसको हम रीअप्रोप्रिएशन ऑफ बिल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल में ऐसे पूछते हैं, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी ही पूछते हैं, ठीक है। और लास्ट आती है आपके पास में एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है। एक तो सांकेतिक अनुदान तो बता दिया, वित्त मंत्रालय की अनुमति से ही, है ना, इस वित्त मंत्रालय की अनुमति से एक ही मंत्रालय के भीतर एक मद के लिए स्वीकृत धन को दूसरे मद में खर्च करना सांकेतिक अनुदान होता है। यानी कि अगर एक मंत्रालय में एक सर्विस में रुपए बच गए हैं तो दूसरी सर्विस में अगर उसको ट्रांसफर करने हैं वो होता है आपका सांकेतिक अनुदान यानी कि टोकन ग्रांट, ठीक है। लास्ट आता है आपका असाधारण अनुदान यानी कि आपका एक्सेप्शनल ग्रांट। ये क्या होती है, थ्रू एक्सेप्शनल ग्रांट मनी इज सॉट फॉर सर्विस दैट इज नॉट पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में जो आपका वित्तीय वर्ष था उस टाइम पे जब आपके मंत्रालय ने जिस जिस चीज के लिए डिमांड करी, ठीक है, वो सर्विस उस टाइम पे उस फाइनेंशियल ईयर में उस बजट में प्रेजेंट नहीं थी, उस बजट में उस सर्विस को उस टाइम पे नहीं लगाया गया था, बाद में लगाया गया है। तो बाद में कोई नई सर्विस आई है, कोई नई सेवा आई है तो उसके लिए रुपए भी बाद में ही मांगेंगे। भाई मैंने बताया ना, अगर कोई सर्विस के लिए रुपए मांगे हैं 6 महीने बाद में, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई भी ऐसी, है ना, हमको नहीं पता है, कोई भी ऐसी अनिश्चित अगर आपकी, है ना, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे हमको कुछ नई सर्विस को लागू करना पड़ता है। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर किसने देखा है, कल कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसी कुछ नई डिमांड आ गई, कोई नई सर्विस आ गई जहां पे आपके रुपए की जरूरत है मंत्रालय को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो आपकी एक्सेप्शनल ग्रांट को डिमांड करते हैं। यानी कि असाधारण अनुदान होता क्या है, असाधारण अनुदान के माध्यम से ऐसी सेवा के लिए धन की मांग की जाती है जो किसी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं था। जब वित्तीय वर्ष के टाइम पे जो आपका बजट जो है वो प्रेजेंट हुआ था उस टाइम पे इस सेवा का कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी, परंतु बाद में ऐसी कोई सिचुएशन लागू हुई, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आ गए जहां पे हमको ये नई सेवा को शुरू करना पड़ा। तो इस नई सेवा के लिए, ये नई सेवा बाद में आपकी बजट में ऐड हुई है तो रुपए भी बाद में ही मांगेंगे। उस नई सेवा के लिए जो रुपए मांगते हैं वो होता है आपका असाधारण अनुदान, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 5 तरीके की ग्रांट थी, एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है आपकी, है ना। अनुपूरक अनुदान क्या होता है, जब कोई अपर्याप्त आपकी, है ना, इनसफिशिएंट रुपए की डिमांड हो जाती है तो उसके लिए हम करते हैं अनुपूरक अनुदान की डिमांड। एक होती है अतिरिक्त अनुदान या फिर आपका एडिशनल सर्विस, किसी नई सर्विस के लिए रुपए चाहिए तब करते हैं एडिशनल ग्रांट। एक्सेस ग्रांट, भाई किसी मंत्रालय में कोई रुपए जो है वो जितनी डिमांड करी थी उससे ज्यादा खर्च हो गए, उसके लिए भी पहले पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा, भाई 100 रुपए लिए थे पर 200 खर्च हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, भाई मान लो मैंने 100 रुपए लिए थे, खर्च जो है वो 200 हो गए मेरे से, तो मेरे को बताना पड़ेगा इस मंत्रालय में इतने रुपए मांगे थे पर इतने रुपए जो है वो खर्च हो गए। तो वो एक्सेस ग्रांट जो है, वो जो एक्सेस हुआ है ना रुपए का, जो ज्यादा खर्च हुए उसके बारे में भी बताना पड़ता है, वो होता है आपका एक्सेस ग्रांट।
एक आता है टोकन ग्रांट, यानी कि आपका सांकेतिक अनुदान। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी एक मंत्रालय में अगर मैंने 100 रुपए मांगे थे उस सेवा के लिए, पर वहां पे 50 रुपए लगे, 50 रुपए वहां पे बच गए, तो किसी दूसरी सेवा में मैंने 100 रुपए मांगे पर वहां पे मेरे 150 रुपए लग रहे हैं, तो वो 50 रुपए मैं दूसरी सेवा में ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो वो जो ट्रांसफर करते हैं, वो जो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ बिल होता है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी होता है बेसिकली, वही आपका होता है सांकेतिक अनुदान, आपका टोकन ग्रांट। ठीक है, एक आती है आपकी एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल क्या होता है? असाधारण अनुदान, यानी कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर, जब आपका वित्तीय जो आपका वर्ष जो है जब वो चल रहा था, उस टाइम पे जो बजट को प्रेजेंट किया गया था, उस टाइम पे सपोज मैंने हेल्थ से जुड़ी हुई या फिर एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई नई सेवा की डिमांड करी थी, उसके रुपए मैंने ले लिए, परंतु बाद में 6 महीने बाद में या फिर है ना कुछ ऐसा टाइम बाद में एक नई सेवा जो है वो मेरे को लागू करनी पड़ती है, क्योंकि वो उस टाइम की है ना नीड होती है, उस टाइम की जरूरत होती है। तो वो नई सेवा बाद में लागू हुई है। जब आपका वित्तीय वर्ष था, जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, उस टाइम पे वो सेवा के बारे में बात नहीं हुई थी, तो उसके लिए रुपए भी नहीं लिए थे। वो सेवा बाद में लागू हुई है, तो सेवा के लिए रुपए भी बाद में लिए जाएंगे। तो वो जो होता है वो आपका एक्सेप्शनल ग्रांट, आपकी असाधारण अनुदान जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके 5 अनुदान थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आपका पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो आपका अब फिनिश हो चुका है। ठीक है, सवाल क्या पूछा है? यूपी पीसीएस 2012 का सवाल है कि राज्यसभा जो है वो कब डिसॉल्व होती है, राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है। तो ऑलरेडी हम ये सवाल को कर चुके हैं कि राज्यसभा को कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है? आपका परमानेंट हाउस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है? राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार जो है वो किस पे होता है? क्रिएशन ऑफ न्यू सर्विस, नए राज्य के निर्माण के लिए, डिक्लेयरिंग अ वॉर, युद्ध की घोषणा करने में होता है क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल के टाइम पे होता है क्या क्षेत्राधिकार, विशिष्ट क्षेत्राधिकार, या फिर ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में होता है क्या उनका विशिष्ट अधिकार। तो आपकी जो राज्यसभा है उनके 5 अलग अलग तरीके के विशिष्ट है ना अधिकार होते हैं। ये जब हम इमरजेंसी वाली क्लासेस पढ़ेंगे ना, आपातकालीन की जो आपकी सिचुएशन होती है, उस टाइम पे जो हम 3 अलग अलग आपातकालीन आपकी सिचुएशन होती है, उस टाइम की जो क्लास पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला गया है तो इसका आंसर 4th करेक्ट है। नए राज्य के निर्माण के लिए कोई भी राज्यसभा के पास में ऐसी कोई विशिष्ट अधिकार नहीं होता है ना। युद्ध की घोषणा करने के लिए भी राज्यसभा के पास में कोई भी विशिष्ट अधिकार नहीं होता है, और ना ही वित्तीय आपातकालीन के टाइम पे होता है। परंतु है ना स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लगे हुए हैं, उस सब्जेक्ट पे आपका जो स्टेट है वही कानून बना सकता है। पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी इस स्टेट लिस्ट के ऊपर, ये जो आपकी राज्य की सूची है, इसके ऊपर कानून बना सकता है। कब बना सकता है? जब आपकी राज्यसभा कह दे। भाई राज्यसभा जो है वो तो राज्य का ही तो हाउस है ना, राज्य से ही तो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर राज्यसभा डिमांड कर दे कि भाई आपको स्टेट लिस्ट के ऊपर ये कानून जो है वो बनाना चाहिए, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून स्टेट लिस्ट पे, राज्य की लिस्ट जो है, राज्य की सूची जो है उस पर बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस राज्य की सूची पे है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है आपकी राज्यसभा कानून बनाने के लिए, तो उस केस के अंदर राज्यसभा के पास में एक विशिष्ट अधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला पूछा है कि रेजोल्यूशन पास अंडर क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 249 शैल रिमेन इन द फोर्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत जो आपका पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे है ना अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहता है? 1 महीने से, 6 महीने से, 3 महीने से, या फिर 1 साल से। तो ऑप्शन नंबर है डी इसका करेक्ट आंसर कि 1 साल से ज्यादा जो है वो आपका नहीं रह सकता है रेजोल्यूशन। ठीक है, यूपी पीसीएस 2016 का आपका ये सवाल है। ठीक है, फिर आपका अगला सवाल क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है कि पहले जनरल इलेक्शन जो है वो लोकसभा के कब हुए थे? 1947 में, 48 में, 49 में, या फिर 52 में। तो 1952 में आपके पहले लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस है वो हुए थे। 2006 में भी ये सवाल पूछा गया था, और बीपीएससी प्री जो आपका 1997-98 में हुआ था, तब भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि भाई जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। उत्तराखंड पीसीएस 2004 का जो आपका प्री का एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे भी ये सेम सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, फिर क्या पूछा है? हु डिसॉल्व लोकसभा, लोकसभा का विघटन जो है वो कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन हो सकता है, क्योंकि वो टेम्पररी हाउस है। ठीक है, तो वो कौन करता है? आपके राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, ये तीनों शब्द का मतलब हमने समझा है ना। तो ये कौन कर सकते हैं? शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो आपका यूपी पीसीएस प्री 1993 का सवाल है ये। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? लोकसभा की जो मीटिंग है वो कब खत्म होती है, यानी कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कब? पोस्टपोनमेंट के टाइम पे, प्रोरोगेशन के टाइम पे, डिसॉल्व के टाइम पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
आपकी लोकसभा की जो मीटिंग होती है उसको कब हम समाप्त कर सकते हैं, स्थगन द्वारा समाप्त कर सकते हैं, सत्रावसान द्वारा समाप्त कर सकते हैं, विघटन द्वारा, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि भाई अगर हम चाहें तो मीटिंग को पोस्टपोन करके भी समाप्त कर सकते हैं, प्रोरोग करके, सत्रावसान, सत्र को खत्म करके भी हम उस मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं, और डिसॉल्व करके, लोकसभा को ही डिसॉल्व करके, लोकसभा का ही विघटन करके, भंग करके उस जो आपकी मीटिंग है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव यूपीपीसीएस प्री 2000 का आपका सवाल है ये, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जब अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट वाला चैप्टर है वो फाइनली अब फिनिश होता है। अब हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसका नाम है जुडिशरी, आपकी न्यायपालिका। अब यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, और आपके हाई कोर्ट को पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। फिर आपका जो 5वां भाग है आपके है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो हर्षिता मैम की पाठशाला को सर्च करके, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू।